एहसन इकबाल साहब, ये जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमारी इस हुकूमत ने मुसलसल इंडिया के तमाम इशारों को इग्नोर किया। उन्होंने इंतखाबात के अंदर अपने मंशूर में लिखा, उसको इग्नोर किया। जय हिंद दोस्तों। भारत ने तुर्की को लेकर ऐसा कदम उठाया है कि वो छटपटा उठेगा। पाकिस्तान का कट्टर दोस्त तुर्की अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, खासकर कि कश्मीर को लेकर वो पाकिस्तानी भाषा बोलते रहता है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस की यात्रा पर हैं। यहाँ से उन्होंने साइप्रस के मुद्दे को समाधान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है, जानने के लिए शुरू करते हैं ये मजेदार की वीडियो। कोशिश है उसको उन्होंने ज़रा स्नब कर दिया है और वो कहा जा रहा है कि जनाब शटअप कॉल दे दिए। कहा है कि अच्छा ये बात है तो आप इस पे बोलेंगे तो हम अच्छा उस पे है क्या, उस पे जो उनकी तरफ से बात जो है वो आ रही है, जो एक आप कह लें कि नैरेटिव है या एक स्टैंड है, वो ये है कि ये तो दो कंट्रीज़ के बीच का मामला है, ये तो पाकिस्तान और भारत के बीच का मामला है, तो इसमें एक तीसरा जो है वो करने के लिए क्या आया है, उसका क्या काम है। यानी तीसरा कंट्री अगर टर्की आ रहा है तो उसका क्या काम है, भाई तुम्हारा क्या काम है, ये तो दो कंट्रीज़ का काम है। ये बात कही गई है उनको। तो अब आप ये बात याद रखिए कि ये कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। यानी ये कि हमें जो है इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए इस तरीके से कि अब ये तो खैर हमारा, हम ये कहें कि स्ट्रेटजी आप क्या मोल्ड करेंगे, आप अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अब आप किस तरफ लेकर जाएंगे कि जो वो कंट्रीज़ के जो कभी आपका साथ दिया करते थे या जो अब आपका साथ देने की कोशिश करते हैं, तो उनके इंडिया के पास उनको स्नब करने के लिए टैक्टिक्स मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा तो उनके पास जो टैक्टिक, एक नेचुरल टूल है, वो ये है कि उनकी ट्रेड और इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच रही है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। तो इस बिना पर सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी तरफ भागते हैं ट्रेड करने के लिए, उनसे इंटरेस्ट करने, उनके एग्रीमेंट्स करने के लिए, बहुत कुछ अपने कंट्री को उठाने के लिए। That's one. दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हेल्थ हेल्थ एनवायरनमेंट और ट्रेड पे तवज्जो दिए। साजिद साहब ने बहुत जबरदस्त बात बोली। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान, चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। 2022 में दे हैव रीच्ड आई थिंक $100 बिलियन इन ट्रेड दोनों की तरफ से। और इनफैक्ट चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया को वो बढ़े हैं इस साल 2022 में। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू क्लैशेस 2020 में और अभी भी इंडिया का और चाइना का ट्रेड चल रहा है। सो व्हाई कांट वी हैव द ट्रेड विद पाकिस्तान while they are having this नोक जोक। मुशर्रफ साहब ने एक बार उनसे एक डायलॉग में यहाँ पर वॉशिंगटन में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के साथ 4 जंगें हुई हैं, उसके बावजूद वी टेंड टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन पाकिस्तान इजराइल के साथ एक भी जंग नहीं हुई, बट वी डोंट हैव एनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक अजीब सी और सी चीज है ना। तो उस तरह से भी इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं बट ट्रेड रिलेशंस नहीं है आपके। सोचते हैं जो वेस्टर्न बिजनेसमैन है वो इस तरह नहीं सोचता जिस तरह हम सोचते हैं। अब मैं जिस भी डिप्लोमेट को या किसी को हम मिलते हैं इस्लामाबाद में, गोरे को, तो वो एक ही चीज कहता है, कहते हैं यार वहां पे बैठ के हमें पाकिस्तान की एक और पिक्चर बताई जाती है, लेकिन जब हम पाकिस्तान आते हैं तो पता चलता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, इट्स पीसफुल, इट्स काम, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। सेम इज विद द बिजनेसमैन जो बाहर बैठा हुआ है। आई हैपन टू अंडरस्टैंड वन टाइम, एक बंदे ने मुझे बताया, किसी गोरे ने, उन्हें कहा शेख रशीद ने एक स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है न्यूक्लियर जंग हो सकती है, और वो जो थी वो यूरोप की अखबारों में खबर छपी। अच्छा, वो कहता है कि मैं वहीं पे था तो वहां पे डिस्कशन हुई कि ये क्या वाकई ऐसे हो सकता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये स्टेटमेंटें दे देते हैं इसलिए कि जी वो उनके थोड़े नंबर शंबर बढ़ जाएंगे, कोई मीडिया शीडिया पिक कर लेगा उनको, और लेकिन इन रियलिटी उसका जो पॉलिटिकल नुकसान हो रहा होता है या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या फाइनेंशियल टर्म्स पे वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। कोशिश की गई है कि आप अपनी हद में रहें और आप अगर इस इशू पर बात करेंगे तो हम फिर साइप्रस पे बात करेंगे। अब इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर के इशू पे फेस ऑफ हो चुका है। यानी बिलावल भुट्टो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जब कश्मीर का इशू उठाया गया और उस पर उन्होंने कहा कि वो 370 की बात की, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, और जो भी हमारा एक होता है जो एक नैरेटिव है वो उन्होंने बयान किया। तो उसके बाद उनका जवाब इंडिया की तरफ से दिया गया
और उन्होंने ये कहा कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, इस पर वो बात ही नहीं कर सकते, और ये अपने मुल्क में जो होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है उसके ऊपर बात करें। कोई नेशनलिज्म नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं जिस बात पे आना चाहता था, अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं, और विंडोज कभी बंद नहीं होती है। अगर सोचा जाए डिप्लोमेसी की विंडोज ऑलवेज खुली होती है। आप 2022 की कहते हैं, मैं ऐसा कहता हूं आज भी विंडो खुली है इफ समबडी हैज विल टू डू इट। डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड फिक्स द इशू। दैट्स व्हाट कॉल्ड द डिप्लोमेसी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है, अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है, ये भारत का कसूर नहीं है। लेकिन आज आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू फिक्स द रिलेशनशिप विद भारत, इंडिया और चाइना और अफगानिस्तान और ईरान, चारों मुल्कों के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, पीरियड। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो मैं माजी को मैं समझता हूं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। माजी के अंदर इस वक्त भी आप देखें, आपके यूट्यूब के ऊपर एयर मार्शल असगर खान की स्टेटमेंट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर कि हर जंग हमने शुरू की थी और हर जंग हम आ रहे हैं। अगर आपका माजी ऐसे हो कि जब वाजपेयी साहब आए तो साथ ही आप कारगिल कर दें सिर्फ इसलिए कि आप अपने सियासी क्यादत को सबक सिखाने के लिए, जरा देखें आप कभी। मैंने अगले दिन एक आर्टिकल किसी का पढ़ा है कि जनरल बाजवा साहब किस तरीके से सेनेटर सिद्दीकी के साथ रिलेशनशिप बना के और फहद अहमद के साथ रिलेशनशिप बनाकर नवाज शरीफ के नजदीक आके अपनी अपॉइंटमेंट ली और किस तरीके से पनामा लीग की बस के नीचे फेंक कर अपना ताली बजा दी। अगर 174 पे चला गया तो आपको मुबारक होनी चाहिए। वो किस चीज की मुबारक दे रहे हैं? क्योंकि जी 50 लाख खानदान जो पाकिस्तान में हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो रेमिटेंस मंगवा रहे हैं। तो 50 लाख खानदानों को तो बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और ये 500 अरब रुपया मजीद आएगा पाकिस्तान में, वो जो कह रहे हैं। अच्छा, उस पे लॉजिक पे जब इकोनॉमिस्ट ने बात की, उन्होंने कहा कि आपकी लॉजिक को सलाम है कि पाकिस्तान में वो 3.5 करोड़ खानदान है, तो वो जो 3 करोड़ खानदान है उनका क्या करना है जिनकी बाहर से रेमिटेंस नहीं आती, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होंगे। तो उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की लॉजिक देके खुद भी वो शर्मिंदा हुए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को भी शर्मिंदा कराया कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो किस तरह की लॉजिकल सी बातें कर रहा है, और बड़ा उनको ट्रोलिंग की जा रही है इस चीज पे। अच्छा, लेकिन टर्की की चीज मैं आपको बताऊं,